डॉलर काबू से बाहर, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹1.55 महंगा होकर पहली बार 306 रुपए की नई तरीन बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ओपन मार्केट में डॉलर 319 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 322 रुपए का हो गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹1.55 महंगा होगा, 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसके बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर जो ₹2.5 महंगा हुआ है, 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने पर दीगर करेंसी भी महंगी हो गई है। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए महंगा होकर पहली बार 349 रुपए पर पहुंच गया। बरतानी पाउंड भी 3 रुपए महंगा होकर 407 रुपए का एक बरतानी पाउंड हो गया। इमरती दरम भी 70 पैसे महंगा होकर 79 रुपए पर पहुंच गया। और यहाँ पे देखा जाए डॉलर भी जिस तेजी से महंगा हो रहा है, तो निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 17.5 रुपए जो है महंगा हो चुका है। और 17.5 रुपए डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैलिंग कर्ज में 1250 अरब रुपए का इजाफा हो गया। ये बोझ जो बड़ा है, इसकी मद में जो सूद अदा होगा वो आवाम से ही लिया जाएगा। और डॉलर जब जैसे महंगा हो रहा है तो महंगाई की रफ्तार जो माहिरीन है खदशा जाहिर करें कि अजनास हो दरामदी तमाम अशिया है उसकी कीमतों में नुमाया इजाफा हो जाएगा। अशरफ, ये बताइएगा कि परसों से हड़ताल का आगाज भी होने जा रहा है 2 सितंबर से, और डॉलर रुक भी नहीं रहा, तो क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? माहिरीन क्या कहते हैं? जी हाँ, माहिरीन जो कंसर्न शो कर रहे हैं और साथ ही जो ताजिर जो है, छोटे ताजिर हों बड़े ताजिर हों, जो 1 सितंबर से जो हड़ताल कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजली की कीमतों में जो नुमाया इजाफा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज की कॉल की और महंगाई के ऊपर। अब यहाँ पे जो जैसे बताएं कि डॉलर जैसे निगरान हुकूमत आई है, डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और डॉलर जो है 17-18 दिनों में समझ रहे हैं कि 17.5 रुपए महंगा हो गया है। उसकी वजह से हर चीज जो है उसकी कीमत मजीद बढ़ जाएगी। चाहे आप पेट्रोल की बात करें, बिजली की बात करें, गैस की बात करें, ये सब चीजें महंगी होंगी तो आपकी लागत बढ़ेगी। जैसे कि हम डीजल की बात करें, डीजल की कीमत जो है पिछले 1 महीने में 40 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है। और मजीद जो है 15 से 16 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ाने की बातें की जा रही है, उसकी तजवीज भेजी गई है। डीजल अगर महंगा होता है किराए मजीद बढ़ जाएंगे, जिसका कंसर्न है कि तमाम अजनास मजीद बढ़ जाएगी। और यहाँ जो बिजली के ऊपर बातें की जा रही है तो इस रेट पे तमाम कोई भी इंडस्ट्री हो, साफ कह रही इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। सारी भरकम जो है इजाफी जो है टैक्सेस का बोझ लगा दिया गया है। पहले आपके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स था, उसके अलावा सेल टैक्स था 18%, अब मुख्तलिफ जो एडिशनल टैक्स लगा दिए 4% से, जिसकी वजह से ताजे सरापा एहतजाज है। और साथ ही देखा जाए जो महंगाई की रफ्तार, जैसे कि डॉलर जिस तेजी से ऊपर जा रहा है तो डॉलर के बदले या तमाम चीजें इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट की लागत बढ़ेगी तो उसके ऊपर जो है तमाम चीजों की कीमत मजीद बढ़ जाएगी और इसका बोझ आवाम पर जाएगा। इसका बोझ आवाम पर रहेगा। अच्छा अशरफ, एक और बात भी है, माहिरीन का खासतौर पे कारोबारी ताजरों का ये भी कहना है कि हुकूमत एक ही दफ़ा इसका रेट बढ़ा दे, जो रोज़ाना जहनी अजियत दी जा रही है उससे छुटकारा मिले। नहीं देखें, ये जो सिलसिला होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। और डॉलर का रेट जो है जैसे कि आप इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान जो है अपनी खराजात कैसे कम कर सकता है। जैसे कि पहले पिछली हुकूमत ने एक अहम फैसला किया था कि दिन में ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट खुले, आपको बिजली का इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि अगर बिजली महंगी हो गई, अगर उसकी कीमत कम नहीं होती तो मार्केट जल्दी खोलें। मार्केट जो है मगरिब से पहले बंद कर दी जाए। जो मार्केट का कहा गया था, अब जो सूरत हाल है इसमें आपको 7 बजे से पहले मार्केट बंद करना होगी। उसके साथ जो है आपके पेट्रोल का जो अखराजात है उसको कम करना होगा, क्योंकि पेट्रोल अखराजात को कम करना होगा। ठीक है अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी जफर पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। बताइएगा क्या देख रहे हैं आप, मईशत किस तरफ जा रही है? देखिए जनाब, मईशत जो है ना हमारी, वो तो बिल्कुल जो लग रहा है तबाही की तरफ जा रही है और किसी तरफ से भी कोई फिक्रमंदी या परेशानी नजर नहीं आ रही। और हर जो भी आवाम के लिए जो सख्ती है या जो मईशत की तबाही है वो IMF के नाम पे की जा रही है। जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो महंगाई की जा रही है, IMF ने कहा है। और जो इनके अपनी जो फैसिलिटीज हैं और जो अपने इनकी मराहत हैं उसके ऊपर ये नहीं कह रहे कि IMF ने मना किया है। तो अगर हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो मुझे तो हालात बड़े खराब नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में हमारे हालात इतने खराब नहीं हैं जितने हमारी हुकूमतों ने कर दिए हैं।
यानी कि हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल श्रीलंका से बहुत अच्छे हैं और हमको श्रीलंका से भी नीचे ले जाया जा चुका है। लेकिन अगर हम अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें, मिस मैनेजमेंट जो है उसको ठीक कर लें, तो अभी भी हमारे पास वक्त है। बहुत आसानी के साथ अच्छे तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर बुराई IMF के अंदर कहने पे है, और जो खर्चे अखराजात ये बढ़ा रहे हैं अपने, वो उसका कोई जिक्र नहीं है कि IMF ने मना किया है। तो हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। यानी कि इस वक्त हम श्रीलंका से भी बगैर डिफॉल्ट के हमारी मईशत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इस वक्त हमको चाहिए खास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को आगे आए, और हमारी अदलिया जो उल्टे सीधे कामों में लगी हुई है, किसी एक शख्स को खुश करने के लिए और एक शख्स को नाराज करने के लिए, उनको अगर सो मोटो लेना है, कोई अज खुद नोटिस लेना है, तो इस बात पे लेना कि भाई महंगाई पे जो यूनिट फ्री दे रहे हैं उसके ऊपर, या जो आपके जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं उनके अखराजात हैं 20-30 साल से बंद है, उनके आप पैसे दे रहे हैं। अगर कोई काम करना है मुल्की मफाद में तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया जाए ये काम, और अदालतों को चाहिए कि ये काम करें। ये नहीं कि एक आदमी के लिए वो एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट भी एक ही दिन में चला रहा है, और एक ही दिन में हाई कोर्ट भी, और एक ही दिन में सेशन कोर्ट भी। तो भाई ये एक आदमी के लिए आपने क्या मुल्क बनाया है क्या? आपको क्या वो तनख्वाह दे रहा है? क्या मसला है? आप आवाम के लिए काम करें। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदारा आप देखें कि क्या हो रहा है मुल्क में। ये ना हो, खुदा ना करे, मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाए, अनारकी पैदा हो जाए, बिलों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। आम राय ये है कि जनाब मीडिया को पाबंद किया गया है कि वो मुजाहरे वगैरह ना दिखाएं, लेकिन कब तक ऐसा होगा? क्योंकि आप मीडिया को भी अगर आप कंट्रोल करते हैं तो सोशल मीडिया उससे ज्यादा आग लगाता है। मीडिया पे तो फिर भी ऑथेंटिक खबर आती है, सोशल मीडिया पे तो ऑथेंटिक खबर नहीं आती। तो खुदा के वास्ते हमारे हुक्मरानों को चाहिए अपनी डायरेक्शन ठीक करें। कल हमारे वजीर खजाना साहिबा ने फरमाया, मुझे पता ही नहीं था हालात इतने खराब हैं। बड़ा अजीब बयान है उनका। इतने अरसे से वो गवर्नर भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज गवर्नर रही हैं, स्टेट बैंक की, स्टॉक एक्सचेंज की वो चेयरमैन हैं, बड़ी बड़ी मराद ले रही हैं। तो ये तो कोई ऐसा लगता है जैसे हमने किसी गांव से लाकर उनको बिठा दिया। तो इस तरह के बयानात मुल्क की तबाही के और ज्यादा के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह मईशत मुझे संभलती नजर नहीं आ रही कि अपने सबको अपने राइट्स याद है, ड्यूटी करने किसी को याद नहीं है, कोई अपनी मराद कम करने को तैयार नहीं है। रोज चाय खाने की दावत। ज़फ़र प्राची साहब, आप क्या समझते हैं कि मुआशी टीम क्या जानती है कि इनके लिए मुआशी चैलेंजेस क्या हैं, और क्या वो इन चैलेंजेस पर काबू पा सकेगी या नहीं? ये सब कुछ क्या लगता है आपको? देखिए जनाब, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इनके लिए, इसीलिए इनको ओहदे दिए जाते हैं, इनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और इनको ठीक करना कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये लोग ठीक करना नहीं चाहते। मैं 2 अल्फाज में पूरी बात कहना चाहूंगा कि ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिजाइन, जो भी हुकूमत आती है, चाहे निगरान हो, चाहे जमहूरी हो, या कोई भी हो, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको पढ़ना है। फिर या दूसरे के ऊपर डाल देते हैं जी ये पिछली हुकूमत ये कर गई। इनको कंट्रोल करना 6 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीजों को ठीक करना, सबसे पहले आपने अपनी मराद आज खुद खत्म करनी है। जो हुक्मरान है उन्होंने रोल मॉडल बनना है अवाम के लिए। पहले खुद कुर्बानी दें, फिर अवाम से कुर्बानी मांगे। अच्छा सर, हमने देखा कि जो बैंक्स एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट वैल्यू के तकरीबन 80% कम शरह सूद पर कर्ज देते थे। खबरें ये आई थी कि निगरान हुकूमत इसे भी खत्म कर रही है। अगर ये खत्म हो जाता है तो इससे लॉस होगा या फायदा होगा? देखिए जनाब, बात यह है कि इसके अंदर बज़ाहिर तो नुकसान होगा, लेकिन मेरी नजर में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जो एक्सपोर्टर है उसकी कारकर्दगी पिछले 20-25 साल में बड़ी खराब है। अगर हम पिछले 20-25 साल से देखें तो वही 25 से 30 बिलियन डॉलर में रुका हुआ है, और उसकी डिमांड्स ही खत्म नहीं होती। जबकि जो ओवरसी पाकिस्तानी है वो बगैर किसी मराद के आपके यहाँ 32 बिलियन डॉलर तक जा चुका है।
और ये वहीं 25-28 पे खड़े हुए हैं, तकरीबन 35% मराद लेने के बावजूद। तो अगर आपको फायदा देना है तो जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और एक्सचेंज कंपनी है, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, उनको आपको टैक्स फ्री देना होगा, तो वो आपकी 30 से 60 बिलियन डॉलर कर देंगे विद इन 2 ईयर्स। और एक्सपोर्टर आपका कुछ भी नहीं करेगा सिवाय मराद मांगने के। तो अगर और जो मजीद ममालिक हैं, यानी कि देखिए ना, हमारे यहाँ डॉलर 325 रुपए का है, या ओपन मार्केट इंटरबैंक में 305 का है, बाकी ममालिक 80-85 हैं, और हमारे एक्सपोर्ट गिर रही है। तो अब क्या भाई हम डॉलर के यहाँ पे 1000 रुपए का करते हैं, फिर भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों? ये जो इनको मराद मिलती हैं या जो इनको सस्ता लोन मिलता है, ये जाके अपनी प्रॉपर्टी में या बाहर ले जाते हैं, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री में या कहीं वो पैसा लगाया नहीं। एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है, अभी जो पिछली हुकूमत ने लोन दिए तकरीबन 3 अरब के, और वो अभी तक 3 बिलियन डॉलर के जो दिए हैं इनको, उसकी अभी तक कोई इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में ना एक्सपेंशन की, ना मॉडर्नाइजेशन की, ना वैल्यू एडिड की। देखिए, हम कहते हैं हम कॉटन बनाने वाले मुल्क हैं बेहतरीन, जबकि आपके यहाँ जितना भी अच्छा कपड़ा बनता है वो सारा का सारा कॉटन यार्न इंपोर्ट होता है। यानी कि इन लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है। तो अभी तक हम अलमिया ये है कि अच्छा धागा हमारे यहाँ नहीं बनता, हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप इनको जितनी भी मराद दे दें एक्सपोर्टर्स को, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, अपनी जायदादें बनानी है, हुकूमत या आवाम के लिए कुछ नहीं करना। जिनको देना है उनको दें, ओवरसी पाकिस्तानी को दें, एक्सचेंज कंपनीज को मराद दें, और खर्चे कम करें अपने, ठीक है? अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को टैग करें। जो 1 लाख डॉलर की एक्सपोर्ट करेगा वो उसको 2 लाख डॉलर की इंपोर्ट करने की इजाजत दें। लोकल मैन्युफैक्चरर को जो है आपको उसको भी रेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि हमारी इंपोर्ट कम हो और हमारी लोकल आइटम की क्वालिटी ठीक हो और प्राइस उसकी ठीक हो। ये नहीं कि वो उसका अपनी क्वालिटी भी गिरा दे और प्राइस भी बढ़ा दे। इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चर के लिए बेहतरीन टाइम है। एक्सपोर्ट से ज्यादा आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देनी है, तो आपकी इंपोर्ट आधी रह जाएगी, और आपकी 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया की 4-5वीं बड़ी मार्केट है, तो आप इधर तवज्जो दें ताकि आपका इंपोर्ट बिल कम हो सके। करने वाले जो काम है वो करें। पिछली हुकूमत थी, उसने एक बहुत बड़ी काबीना बनाई, एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जो उनको तजावीज दे रही थी, ठीक है? वो तजावीज दे के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिवाय लोगों को नवाजने का तरीका है, चुप कराने का। तो ये अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो बहुत खतरनाक है। खुदा ना करे मुल्क खुरेजी की तरफ ना चला जाए। लोग खुद जब अपने खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी क्या बात रह जाती है? और कहीं आप देखें सर, हालात तो खराब हो रहे हैं। देखिए, महंगाई आएगी, महंगाई से तंग आ गए, खुदकुशियां होंगी तो टारगेट किलिंग में मुलव्वस हो रहे हैं, फिर मुल्जमान को काबू नहीं कर सकते, मतलब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका एजेंडा IMF के एजेंडे को मुकम्मल करना है, ये खुद से कोई नया प्लान नहीं बना सकती ये हुकूमत? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जैसा आपसे फरमाया कि ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिजाइन, ठीक है जी। जो भी हुकूमत आती है वो IMF के एजेंडे को लेकर चलती है। जब वो अपोजिशन में होती है तो वो कहती है प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, और जब वो हुकूमत में आती है तो कहती है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। वैसे इनको अपने कहने के बाद का पास ही नहीं है। एजेंडा IMF या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर काम हो रहा है। जो भी आया उसने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को लेकर चलना है। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए आगे आए, मुल्क संभाले, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में जैसे आपने फरमाया क्राइम रेट बढ़ गया है, और एक और खतरनाक बात यह है कि टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। देखिए ये हर चीज मईशत से जुड़ी हुई है। जिसके पास खाने को नहीं होगा वो 15-20 लाख रुपए लेके खुदकुश बन जाएगा। हजरत अली का कौल है कि अपनी औलाद को इतना तुम बदहाल नहीं कर दो कि वो कुफर पे चला जाए, यानी कि इतना उसको आप गरीब ना कर दें कि वो कुफर पे की तरफ चला जाए। तो जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता
تو خودکشی کرنا بھی حرام ہے اور خودکش بمبار بننا بھی حرام ہے، تو وہ اس کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت خدارا سب بیٹھے مل کے اپنی مراعات ختم کریں، ایک اپنی خود قربانی دیں، اپنا ایک رول ماڈل بنائیں جو ہمارے حکمران ہیں، تاکہ کم سے کم لوگوں کے آنسو تو پوچھ سکیں کہ جی یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی مراعات یہ ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں تو بہت برے حالات ہیں، اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے بالکل اوپر بہت جو کہ خود برے ساختہ ہے۔ حالات ہیں، دیکھیے یہ خود اور ساختہ ہے۔ محسوس بالکل سر، اور یہی محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ ٹیم جو معاشی ٹیم ہے وہ چیلنجز سے آگاہ ہے، لیکن ان کے ہاتھ بندھے نہیں باندھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 806 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ 100 انڈیکس 45,438 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بات کریں گے ایاز رانا سے۔ ایاز بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز شروع ہوا ہے، جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کار بہت زیادہ محتاط ہیں اور مارکیٹ کے اوپر جو ہے منڈی کے بادل چھا چکے ہیں۔ اس واسطے سے زائد پوائنٹ جو ہے وہ 100 انڈیکس میں مائنس ہو چکے ہیں۔ آج صبح مارکیٹ میں جب آغاز کیا ہے اس سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی 46,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور آج مارکیٹ جو ہے وہ 45,000 کی سطح پر جو ہے اس وقت ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے ماہرین سے جاننے کی کوشش کری تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو محتاط کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی اب سامنے آتی ہیں جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر، جہاں پیٹرول پہ 9 روپے اور ڈیزل پہ 16 روپے کی جو سمری دے دی گئی ہے، لگتا یہی ہے کہ نگراں حکومت جو آئی ہے وہ اس وقت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی، جس کے باعث مہنگائی کی شرح بڑھنے سے اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے اندر 2% اور مزید اضافہ ہونے کی جو خبریں اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، اس کو لیتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ ڈیمیج ہوتی ہوئی ہم کو نظر آ رہی ہے۔ مسلسل چوتھا روز ہے بہت مارکیٹ شکریہ کے اندر ایاز جو ہے رانا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کچھ بات کریں گے ہول سیل مارکیٹ میں فی کلو چینی 5 روپے مہنگی ہو کر 171 روپے پر جا پہنچی ہے۔ چینی کا 50 کلو کا تھیلا 8,550 کا ہو گیا ہے۔ 3 روز میں چینی 14 روپے کلو مہنگی ہو چکی ہے۔ بات کریں گے کاوش میمن سے۔ کاوش بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں ہول سیل کی اجناس مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی چینی جو ہے وہ 5 روپے مہنگی ہونے کے بعد 171 روپے پر پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھنے کے 3 دن میں 14 روپے تک جو ہے وہ چینی مہنگی ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جو ہول سیل ایسوسی ایشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چینی مسلسل مہنگی ہوتی جائے گی، کیونکہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کوئی عملی طور پر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی 200 روپے فی کلو تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہول سیل مارکیٹ میں جو بیوپاری ہیں وہ اس حوالے سے کافی پریشان، ان کا کہنا ہے کہ سیل میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی عبدالرؤف ابراہیم، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت افغانستان میں چینی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے اسمگل ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر چونکہ افغانستان میں چینی کی قیمت بہت زیادہ ہائی ہے، اور یہاں چینی کی جو ہمارا پاکستان ہے یہاں پہ کم قیمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے چینی اسمگل ہو رہی ہے، اور جب تک اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے جاتے تب تک جو ہے وہ کوئی بھی قیمت میں کمی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہول سیل گروسرز کی جانب سے کہ جہاں سے چینی اسمگل ہو رہی ہے وہاں پر چیک پوسٹوں کا قیام کیا جائے اور جو اس میں ملوث ہے ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو حکومت اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی انتظامیہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں یا جو تمام تر صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دی اینڈ جو اس کا نقصان ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جو کراچی کے شہری ہیں وہ اس وقت مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے کاوش، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، شہریوں کی بڑی تعداد نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگی۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ڈاکٹر ساجد کے مطابق دل کے اسپتال میں داخل زیادہ تر مریض بلند فشار خون کا شکار ہیں۔ ایمرجنسی میں آنے والے 60% لوگ ذہنی دباؤ اور بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عرفان عباسی جو اس وقت ڈاکٹر ساجد کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان، کیا کہنا ہے ڈاکٹر کا؟ جی بالکل، ملک بھر کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کے علاوہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، خاص طور پر جو ضرورت روزانہ کی بنیاد پر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے سے کے باعث ایک بڑی تعداد ہے کہ جو مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کتنا اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب موجود ہیں، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب،
इस वक्त सूरत हाल क्या है, लोग कितना ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त वैसे भी दुनिया में जो ब्लड प्रेशर और कार्डियक बीमारियां हैं वो बहुत यंग लोगों में भी स्टार्ट हो गई हैं, और पाकिस्तान में देखने को आया कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला हो गई है। कम से कम अगर हम लोगों का एक जो रहने का अंदाज है वो नहीं बढ़ा सकते, तो हम कम से कम ये महंगाई कम करके लोगों का एक जहनी दबाव का एक वो उनसर कम कर दें ताकि उनकी परेशानियाँ थोड़ी कम हों। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि इस वक्त कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का खाली जिक्र कर रहे हैं। यहाँ के वार्डों के अंदर जो मरीज़ दाखिल हैं उनमें अक्सरियत जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार होकर के यहाँ पे लाए गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो महंगाई है उसको कम करने के लिए कोशिश करें, और जो लोगों की रोज़मर्रा की अशिया कम अज़ कम उसकी कीमतें ऐसी हों कि वो उनके दस्तरस के अंदर हो और वो मुश्किलात से बच सकें। बहुत जी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल में मास ट्रांजिट एक्ट 2014 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई है। मजीद बात करेंगे, आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज। जी हाँ, ये सिंध असेंबली ने ये बिल पास किया था, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल में ज़ाहिर है कि नए तरमीम की गई हैं और नए कवानीन मंजूर हुए हैं। अब तो उनको कानून की शक्ल मिल रही है गवर्नर सिंध के दस्तखत के बाद। इसलिए कहा गया है इस बिल में कि इस बिल के तहत बस स्टेशन में, डिपो में बिला इजाज़त कुछ दाखिल नहीं हो सकेगा, और मास ट्रांजिट कानून है जो उस पर अमल तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी होगा। और इस रूल के मुताबिक अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है, जुर्म करता है, ज़बरदस्त दाखिल होता है, टिकट नहीं देता है, या उसके अलावा कोई नुकसान करता है, तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने आयद किए जाएंगे। और जुर्मानों के बाद अगर उसने अमल नहीं किया तो उससे सख्त सज़ा के लिए तजवीज़ कर दी गई है। इस बिल में ये बिल अब पहले से मंजूर किया, कर दी है, तो अब ये सिंध में कानून बन चुके हैं। ठीक है, आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यू कराची टाउन इंतजामिया की जानिब से UC10 गोधरा कैंप में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर में बढ़ती हुई तजावीज़ात का अफरियत जो है वो दर्जनों मसाइल का सबब बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को निगल रहा है। इसके खिलाफ मुतअद्दिद जो महकमे हैं वो सरगर्म अमल हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू कराची टाउन से, जहाँ एक मेगा ऑपरेशन की तैयारी है जो कि अब से चंद लम्हों के बाद जो है जिसका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। UC10 गोधरा कैंप में ऑपरेशन किया जा रहा है, जहाँ पे न सिर्फ ये कि सड़कें, गली मोहल्ले, बल्कि इसके साथ साथ जो सरकारी इमलाक हैं उन पर भी कब्जे कर लिए गए हैं। उस कब्जे को वागुजार कराने के लिए मेगा ऑपरेशन अब से चंद लम्हों बाद शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ साइम इमरान मौजूद हैं जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर हैं और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, किस किस्म की शिकायत थी और किस किस्म की तजावीज़ात जो है आप रिमूव करने जा रहे हैं? बेसिकली अवाम ने हमें शिकायत की थी कि स्कूल एक वहाँ पे DMC का था जो कि अभी TMC है, वहाँ पे ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग एडिक्ट्स ने कब्ज़ा कर लिया था, तो उसको वागुजार कराना बेसिक हमारा वही है। उस सिलसिले में हमने DC साहब से मदद की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो इलाका थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़ा ख़तरनाक है, तो उन्होंने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की है। और सबसे मेन हमारा मिशन उसको क्लियर कराना है। उसके एतराफ़ के अंदर सारी अपना सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव कराएंगे, और सबसे पहले उस स्कूल भी बताया जा रहा है कि स्कूल भी है और UC ऑफिस जो है उस पर भी तजावीज़ात कायम हैं, इतराफ़ में कायम हैं, वो क्या मामला है? स्कूल के एतराफ़ के अंदर और UC ऑफिस के एतराफ़ के अंदर है, तो उसको हम क्लियर करा रहे हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, जिधर हार्ड इंक्रोचमेंट होगी उसको भी क्लियर कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से आपका महकमा जो है इसमें हिस्सा ले रहा है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि चूँकि वहाँ पे बड़ा मसला होता है नुक्से अमन का, तो हिफाजती इक़दामात के हवाले से जो है वो क्या जो तैयारियाँ की गई हैं उससे मुतमईन हैं आप? उस सिलसिले के अंदर हमने DC साहब को लिखा था और उन्होंने हमें बहुत फ़ौरन हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की है, पुलिस की, रेंजर्स की, तो वो अभी आप देखेंगे कि वो हमारे साथ होंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अपना स्कूल और उसका जो इतराफ़ का इलाका वो क्लियर करा लें, क्योंकि इंक्रोचमेंट की वजह से ना वहाँ पे सफाई का फुतकान है, और
मतलब सिविक जो फैसिलिटीज़ है वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन वो इलाका ऐसा है कि हम वहाँ पे अपने टैक्स कलेक्शन भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है और हम इलाके के अंदर तरक्की और डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं कर सक रहे। तो ये अभी उसी कड़ी की सिलसिली है कि पहले सबसे पहले हम एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव करके स्कूल अपना क्लियर कराएं और जो इलाका जो बिल्कुल वहाँ पे रोड के उसमें कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकती, उसको क्लियर करा के। बिल्कुल साहिब इमरान बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन इसलिए नागुज़ीर हो चुका है क्योंकि वहाँ पे तकरीबन हुकूमती रेट जो है वो ख़त्म दिखाई देती है तजावीज़ात की वजह से। अवामी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो सिविक सर्विसेज हैं, जो खिदमात की फराहमी है, उसमें भी ये तजावीज़ात जो है वो रुकावट बन रही हैं और तालीम के मामले में भी जो है ये तजावीज़ात रुकावट बन रही हैं, जिनका खात्मा आज किया जाएगा। रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में कराची को माहौलियाती तब्दीली की तबाही से बचाने के लिए नीम के दरख्त लगाने के केस की समाअत हुई। केस की समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, कराची को माहौलियाती तब्दीली की तबाही से बचाने के लिए कराची में शजरकारी करने का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट में गुलाम मुर्तज़ा लाखो एडवोकेट हैं जिनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई और इसकी समाअत आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया दरख्वास्त गुजार गुलाम मुर्तज़ा लाखो से कि बताएं कि आपका केस क्या है, जिस पर दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि कराची में माहौलियाती तब्दीली के बायस एक तबाही के दिहाने पर कराची पहुँच चुका है और उसकी बड़ी वजह कराची में शजरकारी ना होना, दरख्त ना होने के बराबर है। और इस सिलसिले में उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, मिनिस्ट्री हैं, उनसे रजू किया गया कि कराची में नीम के दरख्त लगाए जाएँ ताकि माहौलियाती तब्दीली में जो तबाही आ रही है उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अब तक मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी सूरत में उन्होंने ताउन करने से इनकार किया है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये काम अदालतों का है, क्या अब अदालतें अपने नाजिर को ये मुकर्रर करेंगी कि कराची में दरख्त लगाए जा रहे हैं या नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है या फिर अदलिया का। अदालत ने जो इससे मुतालिक जो दरख्वास्त थी गुलाम मुर्तज़ा लाखो की कि कराची में शजरकारी की जाए और नीम के दरख्त लगाए जाएँ, अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई उनके दलाइल से और अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अदालतों का नहीं। बिलाल अपडेट करने के लिए।